तरीके से आई ने डिवाइड किया हुआ है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि पेपर का पैटर्न क्या है हमारा। पेपर पैटर्न के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि क्या क्या चीज़ें हमने नहीं करनी है अपनी सीए की लाइफ के अंदर टोटल। ठीक है ना। तो अभी उसकी डिस्कशन को हम आगे मूव करते हैं बेटा। और आज हमने प्रॉपर स्टार्ट करना था, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली मैथ्स पोर्शन का है। और वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसका आपकी बुक में नाम है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ठीक है ना। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 5 अकेला नहीं आता, चैप्टर नंबर 6 के साथ आता है। ठीक है। तो और ये चैप्टर्स कनेक्टेड भी आपस में है। चैप्टर नंबर 6 का नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। ठीक है ना। तो ये दोनों चैप्टर आपस में मर्ज होकर आते हैं आपके पास पेपर के अंदर। और इन दोनों चैप्टर्स की जो एग्जाम्स में वेटेज है वो मिनिमम से मिनिमम 20 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 24 मार्क की है। ठीक है। मतलब कम से कम जो है वो 20 मार्क के आएंगे, 10 एमसीक्यूज आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 एमसीक्यूज भी एक्सपेक्टेड हैं यहाँ से। ठीक है। अब सर हम बात करते हैं कि बिल्कुल पहली क्लास हमारी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर बात करेंगे। देखो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के ना दो मेन कंपोनेंट्स हैं। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के दो मेन कंपोनेंट्स हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग, क्या बोलते हैं बेटा, और एक जिसको बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स दो चीज़ों के ऊपर बेस करता है। क्या चीज़ आ रहा है? प्रोजेक्टर ब्लर नज़र आ रहा है। अच्छा, इसका लेंस एडजस्ट करवा देते हैं। बताया था आपने एडमिन वाले को? नहीं, मेरे ख्याल में वो लेंस का ब्लर का वो हो जाएगा ना, जूम आउट मेरे ख्याल में शायद थोड़ा सा, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। मैं भी बोल देता हूँ उसको। ठीक है ना। तो एक क्लास के एंड पे उसको सॉर्ट आउट करवा देते हैं। अच्छा जी, तो सीन कुछ ऐसा था मेरे प्यारे बच्चों कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स दो मेन चीज़ों के ऊपर बेस करता है। एक है कंपाउंडिंग एंड सेकेंड चीज़ है डिस्काउंटिंग। ठीक है। सबसे पहले हम कुछ सब टॉपिक्स को लिस्ट डाउन करते हैं और वो ताकि हमें ये पता चले कि कौन सा टॉपिक जो है वो किस एरिया में फॉल करता है, कि कंपाउंडिंग में कौन से टॉपिक्स आते हैं और डिस्काउंटिंग में कौन से टॉपिक्स आते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। पहले एक समरी बना लेते हैं पूरे चैप्टर की और 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम अपना चीज़ें स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कहाँ कहाँ टेस्ट होगा मेरा बच्चा? सीए सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कंपाउंडिंग में भी टेस्ट होगा और डिस्काउंटिंग में भी, दोनों जगह आएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग इज हमारे पास आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सर कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ का आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग में भी आएगा, डिस्काउंटिंग में भी आएगा। ठीक है। थर्ड हमारे पास इसके ऊपर आती हैं एन्यूटीज। एन्यूटीज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एन्यूटी के अंदर दो होती हैं, एक जिसको हम नाम देते हैं ऑर्डिनरी एन्यूटी का, और सेकंड इसको नाम देते हैं हम एन्यूटी ड्यू का। ठीक है। और ये एन्यूटीज के टॉपिक भी आपके पास कंपाउंडिंग में भी आएंगे और डिस्काउंटिंग में भी आएंगे, दोनों जगह पाए जाएंगे। इसके अलावा एन्यूटी के बाद हमारे पास आती हैं परपीचुइटी, और इसको मैं पूरा लिखूं तो इट्स कॉल्ड परपीचुइटीज। और परपीचुइटीज के अंदर एक आती है, इसको हम नाम देते हैं ऑर्डिनरी परपीचुइटी का, और सेकंड नाम देते हैं हम परपीचुइटी ड्यू का।
और परपेचुइटीज आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंटिंग के अंदर आती हैं, कंपाउंडिंग में नहीं आती। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये परपेचुइटी वाला एरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंटिंग के पार्ट के ऊपर हमारे पास है, कंपाउंडिंग के पार्ट के ऊपर नहीं है। परपेचुइटीज के बाद फिफ्थ पे हमारे पास आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। और सिक्स के ऊपर आता है हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को आईआरआर बोलते हैं। और ये दोनों एलिमेंट्स भी आपको कंपाउंडिंग में नज़र नहीं आएंगे। कहाँ नज़र आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? डिस्काउंटिंग के अंदर नज़र आएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट और effective annual rate. So effective annual rate will be tested in compounding rather than discounting. ठीक है, तो हमने एक जनरल सिनेरियो डिस्कस कर लिया बेटा कि कौन से टॉपिक्स कंपाउंडिंग में पूछे जाएंगे और कौन से टॉपिक जो है वो डिस्काउंटिंग के अंदर पूछे जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि टॉपिक्स तो दूर की बात है, मुझे तो कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का ही नहीं पता ना कि कंपाउंडिंग किसको बोलते हैं, डिस्काउंटिंग किसको बोलते हैं। टॉपिक्स तो बात की बात है। तो आओ हम डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वर्ड कंपाउंडिंग। देखो मैंने कहा था पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड कराऊंगा, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कंपाउंडिंग की एक एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। भाई मिसाल के तौर के ऊपर सब लोग मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन वालों, प्लीज कंफर्मेशन दे दो ताकि मुझे लगे कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। और फिर अब देखो कितना मजा आना शुरू होता है। क्या सब मेरे साथ हैं भाई? जल्दी से बता दो, शाबाश। ओके, अब देखो मिसाल के तौर के ऊपर भाई मेरे पास जो है मिसाल के तौर के ऊपर आज क्या डेट है? या एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग कर लेते हैं 1 जनवरी। मिसाल के तौर के ऊपर 1 जनवरी 2025 को मैं बैंक जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? बैंक जाता हूँ। बैंक तो पता है ना सबको क्या होता है। तो भाई मैं 1 जनवरी 2025 को कहाँ गया? बैंक गया। और बैंक वाले से मैंने कहा कि भाई मेरा पैसा डिपॉजिट कर लो, मैं डिपॉजिट करवाने आया हूँ। बैंक वाला बोलता है सर कितने पैसे जमा करवाना चाहते हैं? मैंने बोला 5 लाख रुपए जमा करवाना चाहता हूँ। ये बात समझ में आती है ना भाई? मैं बैंक गया, बैंक को मैंने पैसे दिए, मैंने कहा भाई ये पैसे मेरे डिपॉजिट कर लो। बैंक वाला बोलेगा सर कितने साल के लिए जमा करवाने हैं? मैं बोलूँगा भाई 10 साल के लिए जमा करवाने हैं। इसका मतलब मैं अपने पैसे लेने कब आऊँगा? आप आएंगे सर 1 जनवरी 2035 को। और मैं जो अमाउंट लूँगा बैंक से, क्या वो अमाउंट मेरा 5 लाख रुपए होगा या नहीं होगा? 5 लाख से कम होगा या 5 लाख से ज़्यादा होगा? है भाई? भाई बैंक से मैंने पैसे विड्रॉ नहीं करे 10 साल तक, तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा। बैंक क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने मुझे जो पैसे मेरे रिटर्न करे वो करे 9.5 लाख रुपए। कितने बेटा? 9.5 लाख रुपए। जमा कितने कराए? 5 लाख रुपए। बैंक ने कितने दिए? जो ज्यादा दिए बैंक ने वो क्या किया? इंटरेस्ट दिया है। क्या दिया है? इंटरेस्ट दिया है। और सर वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली बैंक ने मेरे 5 लाख को 9 लाख रुपए बना दिया, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपकी आज की वैल्यू को फ्यूचर में कन्वर्ट कर देना। आज की वैल्यू क्या है? 5 लाख। फ्यूचर की वैल्यू क्या है? 9.5 लाख। तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि टू कन्वर्ट योर प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू। क्या ये बात समझ में आती है? कंपाउंडिंग का मतलब समझ में आता है? कंपाउंडिंग इसको बोलते हैं आज की वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू के अंदर क्या कर देना? कन्वर्ट कर देने का नाम है कंपाउंडिंग। तो सर कन्वर्ट कैसे होगी? कोई फूक मारेंगे कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं सर, अभी आपने बोला क्या ऐड किया था इसने?
₹4.5 लाख का क्या ऐड किया था भाई? इंटरेस्ट ऐड किया था। तो अगर मैं ₹4.5 लाख आज की वैल्यू के अंदर ऐड कर दूं तो ₹9.5 लाख बन जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा? कंपाउंडिंग होता है। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट की बात समझ में आती है? तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि सर व्हाट इज मेंट बाय कंपाउंडिंग, तो क्या बोलोगे कि सर अगर हमें आज की वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना होगा तो उस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? कंपाउंडिंग है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है भाई? या मिसाल के तौर के ऊपर, फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को बेकिंग का शौक होता है। बेकिंग समझते हैं ना, केक वेक बनाने का शौक होता है। तो बेकिंग कोई एक पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं है, एक प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर आपने एग भी ब्लेंड करने हैं, मैदा भी लेना है, चॉकलेट भी करनी है, गार्निशिंग, सजावट, पूरा जो भी काम है उस पूरे प्रोसेस का नाम बेकिंग है। आ रही है ना बात समझ में? तो इसीलिए कंपाउंडिंग भी क्या है? एक प्रोसेस है, एक बड़ी चीज है। एक बड़ी चीज है कंपाउंडिंग के, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है इनटू, और सर कोई जादू से कन्वर्ट नहीं होती, इंटरेस्ट का एलिमेंट ऐड करते हैं और वो फ्यूचर वैल्यू बन जाती है। तो सर अगर हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखें, सो इट्स अ प्रोसेस which converts your present value, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू को आप प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं, which converts your principal value into future वैल्यू। हाँ भाई, कैसे होगी? बाय एडिंग द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हाँ भाई, सो कंपाउंडिंग का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करता है इंटरेस्ट ऐड करके, उसको आप कंपाउंडिंग बोलते हैं। और सर प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी? ये वाली वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों। और ये कौन सी वैल्यू है? ये हमारी है फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, इसको फ्यूचर वैल्यू भी आप बोल सकते हैं, इसको आप कंपाउंडेड वैल्यू भी बोल सकते हैं, और इन सम केसेस यू कैन कॉमनली नेम एज मैच्योरिटी वैल्यू। सो आप फ्यूचर वैल्यू को कंपाउंडेड वैल्यू के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं और मैच्योरिटी वैल्यू के नाम से भी बोल सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। क्या ये मेरी बात समझ में आती है नहीं आती आप लोग हैं भाई प्यारे बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज मुझे कंफर्म कर दो बेटा, जितने भी सारे बच्चे बैठे हुए जल्दी से बता दो, शाबाश। क्या कंपाउंडिंग का मतलब समझ में आया? हाँ भाई, भूलोगे तो नहीं? अच्छा जी, तो बस फिर हम आगे मूव करते हैं, इसी चीज़ के को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने ये कहा था आपसे कि अब हम चलेंगे अपने पास किसकी तरफ? एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं टाइमलाइन। क्या बोलते हैं? देखो बेटा, इस बात को याद रखना कि टाइमलाइन आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी कॉम्प्लेक्स सवाल को सॉल्व करने के लिए। टाइमलाइन बन गई, सवाल सॉल्व हो गया, बस। टाइमलाइन एक पिक्चर होती है आपके वर्डिंग वाले सवाल की, एक पिक्चर है, डायग्राम है कि यार आपने क्या करना, क्या है, जाना कहाँ है, ठीक है, कौन से अमाउंट को किधर लेके जाना है। तो टाइमलाइन बनानी आ गई, मसला हल हो गया।
और टाइमलाइन नहीं बनाने आई तो उसका मतलब मसला हल नहीं होगा। तो टाइमलाइन सर क्या होती है, आओ डिस्कस करते हैं। बहुत फोकस के साथ सारे काम छोड़ दें, इधर देखें सिर्फ। देखिए मैं एक टाइमलाइन ऐसे लकीर खींचता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एयर 0, टाइमलाइन स्टार्ट्स विद एयर 0। व्हाट इज एयर 0? एयर 0 रिप्रेजेंट्स आज का दिन, द डे विच यू हैड डिपॉजिट, ठीक है, जिस दिन आपने पैसे जमा करवाए थे उस दिन का क्या बोलते हैं, एयर 0 बोलते हैं टाइमलाइन के अंदर। फॉर आर एग्जाम्पल जैसे हमने ऊपर ली थी, इट्स ऑफ 1st of January 2025, आ रही है बात समझ में? और हम टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं फॉर 4 years। सो एयर 4 के ऊपर ये टाइमलाइन आके खत्म होगी। बीच में हमारे पास एयर 1 भी आएगा, एयर 2 भी आएगा, एंड वी हैव एयर 3 एज वेल। आ रही है बेटा भाषण में? एयर 0 क्या था? साल का पहला दिन। किसका दिन? साल का पहला दिन। बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, साल का 1 जनवरी 2025। एयर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एयर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है उसी साल का आखिरी दिन, उस साल का। तो साल का आखिरी दिन क्या बनेगा बेटा? 31 दिसंबर 2025। ऐसा है या नहीं है? है भाई। एयर 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 31 दिसंबर 2025, ठीक है, एक साल के बाद। फिर सर एयर 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक और साल के बाद। तो एक और साल के बाद डेट क्या होगी? 31 दिसंबर एयर 2026। फिर सर एयर 3 पे डेट क्या होगी? एयर 3 पे डेट होगी 31 दिसंबर 2027। और मेरे प्यारे बच्चों इसकी डेट होगी 31 दिसंबर 2028। क्या ये बात भेजे हैं बैठती है नहीं बैठती है भाई? हाँ मेरे बच्चों, तो एयर 0 क्या होता है? साल का पहला दिन। एयर 1 क्या होगा? साल का, फिर उसका दूसरा एयर क्या होगा? वो भी साल का आखिरी दिन। मतलब टाइमलाइन में हर पॉइंट ऑफ टाइम, मैं अगर पूछूं टाइमलाइन में कितने पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप मुझे बोलेंगे सर टाइमलाइन में 5 पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर मैं पूछता हूं बेटा टाइमलाइन में कितने पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप बोलोगे 5। बोलो कौन कौन से? एयर 0, 1, 2, 3, 4। देयर आर 5 पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर टाइमलाइन। ऐसा बात समझ में आती है ना? तो हर टाइमलाइन का जो डेट है एक्सेप्ट एयर 0, वो चेक करो। एयर 0 को छोड़ के जो एयर 1 है, एयर 2 है, एयर 3 है, एयर 4 है, वो सब साल के कौन से दिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आखिरी दिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिवाय एयर 0 के। एयर 0 क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? साल का पहला दिन। क्या ये बात समझ में आती है? और उसी दिन हम डिपॉजिट करवाते हैं बैंक के अंदर अमाउंट जाकर, ठीक है। हमने डिपॉजिट कितने कराए थे बेटा? 5 लाख रुपए। मिसाल के तौर के ऊपर एयर 4 पे हम जाते हैं, तो एयर 4 पे जो हमें अमाउंट रिसीव होता है वो 7 लाख रुपए रिसीव होते हैं। कितने रिसीव होते हैं? तो मेरा डिपॉजिट का अमाउंट कितना है? 7 लाख। मेरा जो ये 7 लाख का अमाउंट है, दिस इज कॉल्ड माय फ्यूचर वैल्यू। कंपाउंडेड वैल्यू भी यही है, मेच्योरिटी वैल्यू भी यही है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 4 साल के अंदर कितनी दफा इंटरेस्ट मिलेगा? सर 4 दफा इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ना डे टू डे बेसिस के ऊपर मिलता है। इंटरेस्ट कब मिलता है? डे टू डे बेसिस के ऊपर मिलता है, लेकिन चूंकि पॉसिबल नहीं होता कलेक्ट करना, तो आपको कब मिलता है? साल के आखिरी दिन मिलता है। इसका मतलब इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा सर? जब सर एयर खत्म होगा। मतलब एयर 1 पे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। कौन सा इंटरेस्ट? जो एयर 0 से एयर 1 तक कैलकुलेट हुआ होगा। फिर सर वो इंटरेस्ट जो एयर 1 से एयर 2 के बीच में मिलेगा पूरे साल का, वो कब मिलेगा आपको? एयर 2 पे मिलेगा। और फिर सर वो इंटरेस्ट जो एयर 2 से एयर 3 के बीच में मिलेगा, वो इंटरेस्ट कब मिलेगा आपको? एयर 3 पे। और वो इंटरेस्ट जो एयर 3 से एयर 4 तक मिलेगा इंटरेस्ट आपको, वो कब मिलेगा? एयर 4 पे इंटरेस्ट मिलेगा। मुझे बताओ, मुझे टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? 2 लाख 4 सालों में। तो अगर मैं 4 सालों से प्रोपोर्शनेट करता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ
कि पर ईयर मुझे कितना इंटरेस्ट मिला, 50,000 रुपए का, ऐसा है। और मुझे उमर हैदर ने बताई एक बहुत अच्छी बात, इंटरेस्ट मिला है 10%। क्या मिला है? देखो ना, 5 लाख का 10% लगाओगे कितना बनेगा? 50,000 मिलेगा। तो 50,000 दिया, फिर 50,000 दिया, फिर 50,000 दिया, 50,000 दिया। इसका मतलब इंटरेस्ट जिस रेट के ऊपर मिल रहा है उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा? 10% PA। व्हाट इज PA? PA मीन्स पर एनम। पर एनम का मतलब साल में एक दफा। जैसे सैलरी होती है पर मंथ होती है, बोनस पर एनम होता है, ठीक है ना, साल में एक ही दफा मिलता है। कुछ लोगों को दो दो दफा भी मिलते हैं, ठीक है ना, वो अलग बात है। तो कहने का मकसद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टाइमलाइन में ईयर 0 क्या है? साल का पहला दिन। इसके अलावा टाइमलाइन में जितने ही पॉइंट ऑफ टाइम आएंगे वो सब क्या रिप्रेजेंट करेंगे? साल के आखिरी दिन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, एक्सेप्ट ईयर 0। ईयर 0 साल का पहला दिन है। पहले दिन हम जाकर डिपॉजिट करवाते हैं। अमाउंट कब मिलेगा? साल सबसे एंड पे जाकर, ठीक है ना। और हर साल के एंड के ऊपर मुझे कौन सा अमाउंट रिसीव होगा? इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव होता है। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं आती है बेटा? तो इस चीज़ को बोलते हैं हम टाइमलाइन। तो ज़रा इस चीज़ को कॉपी करें अपने पास, नोट डाउन करें टाइमलाइन को प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, और फिर हम थोड़ी सी कहानी आगे मूव करते हैं। मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कोई मसला है बेटा? तो डिस्कस करें, शाबाश। तैयबा, उमर और बाकी सब लोग बेटा क्या कर रहे हैं आप लोग? जुबैर, पीओ को क्लियर ऑन दान है। ये क्या, ये कौन सी जबान लिखी है? नोटिंग डाउन, ओके उमर। पता नहीं जुबैर साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा, पी पर एनम को क्लियर कर दें। देखो, पर एनम का मतलब होता है साल में एक दफा, ठीक है, साल में एक दफा। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल आपको 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा। जितना अमाउंट आपने जमा कराया था, आपने जमा कराया था 5 लाख रुपए, 5 लाख का 10% बनता है 50,000 रुपये। मतलब जब साल खत्म होगा तो आपको 50,000 रुपये एज अ इंटरेस्ट मिलेंगे। फिर ईयर 2 खत्म होगा, फिर इंटरेस्ट देंगे, ईयर 3 एंड सो ऑन। जितने साल पे इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी, जो डिसाइडेड टर्म हो गया आपका, तो उस पर 50-50 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। पर एनम का मतलब है साल में एक दफा, ठीक है। चले मेरे प्यारे बच्चों, आगे मूव करें थोड़ा सा। डन, कॉपी कर लिया, नोट डाउन कर लिया, ओके सर। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा सब मेरे साथ हैं? उमर हैदर कह रहे हैं ओके। मैं रुक जाता हूँ 2 मिनट। तैयबा बेटा आपने नोट डाउन कर लिया? 2 मिनट रुक जाते हैं, बच्चे कॉपी कर लिया। वेरी गुड। नहीं नहीं, ये नहीं सही है ना यार, वो मिलेंगे ना, ये 3-4 दुकान। अच्छा, दूसरी को देख लेना। और तुम ये बताया, ये भी दो। नहीं नहीं, ये अभी मसला है ना इसके ऊपर, इसको बैंड किया हुआ हम लोगों ने पीने से। अभी ये कि इसको चेंज करवा दो, और दूसरी कोई भी मिले ना, मैं कैसे बताऊँ, फिज़अप वगैरह मिल रही है
तो पूछना पड़ता है। पता कर लो वरना पे चाय ले आओ, सही है। पानी भी दे देना मुझे यार। मैंने खुद जो है ना वो, हाँ ठीक है, चले मैं यहाँ मूव करते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम बात करते हैं कि सर व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। देखो आप लोगों को यहाँ पर कंपाउंडिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। कंपाउंडिंग किसको बोलते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, हाँ भाई, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, टू कन्वर्ट योर, बोलो, इनटू फ्यूचर वैल्यू बाय एडिंग द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट। के साथ इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करेंगे हम, फ्यूचर वैल्यू पे बना लेंगे, और इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है, कंपाउंडिंग है। अब हम देखने जा रहे हैं कि सर व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। सर डिस्काउंटिंग तो देखा नहीं, वो अलग दुनिया है ना, पहले कंपाउंडिंग वाली दुनिया देख लेंगे फिर डिस्काउंटिंग पर आएंगे, ठीक है। अच्छा सर व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब है। सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा मेथड है जो कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को डील करता है। कैसा, इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे आता है, क्या है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एक मेथड का नाम है जिसको, जो किसको डील करता है, इंटरेस्ट के अमाउंट को डील करता है कि हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट। ये जो 50,000 रुपए का हमने फिगर निकाला है हर साल, ये कैसे निकाला है, तो उस 50,000 रुपए निकालने का जो मेथड है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना। और इस सिंपल इंटरेस्ट के अंदर लिखते हैं कि इट्स अ मेथड, इट्स अ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट of interest where your rate of interest, where your rate of interest is applied on principal value एवरी ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट एक मेथड है जिसके अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, और उस मेथड में क्या होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल किसके ऊपर अप्लाई होता है, प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है। नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल दे के समझाएं, ऐसे समझ नहीं आ रहा मेरी। आओ इधर देखो बेटा, सब काम छोड़ दो प्लीज, प्लीज सारे काम छोड़ दो। एग्जाम्पल नंबर 1, देखो मिसाल के तौर के ऊपर मैं गया एयर ज़ीरो, और मैं एयर ज़ीरो पे जाके मैंने एयर ज़ीरो पे जाके 9 लाख रुपए क्या करे, डिपॉजिट करे। कितने करे बेटा, बोलो, 9 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट करे, ओके। और डिपॉजिट करने के साथ साथ उसने बोला कि सर मैं आपको 10% पर एनम जो है ना वो इंटरेस्ट भी दूंगा। कितने परसेंट दूंगा, 10% पर एनम भी इंटरेस्ट दूंगा। मिसाल मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एयर 1, एयर 2, एयर 3, एयर 4 एंड एयर 5 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करी। मुझे बताओ मुझे इंटरेस्ट कब कब मिलेगा, इंटरेस्ट कितनी दफ़ा मिलेगा और कब कब मिलेगा, ये बताओ। चलो अभी मैंने ऊपर बताया था, कितनी दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा है, नहीं टोटल कितनी दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा इन ड्यूरिंग 5 ईयर्स। इन ड्यूरिंग 5 ईयर्स मुझे कितनी दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट आप बताओ, टोटल इन 5 सालों में कितनी बार मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। सर मुझे मिलेगा 5 दफ़ा, हर साल के एंड पर आके मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। पहला इंटरेस्ट कब मिलेगा, एयर 1, दूसरा इंटरेस्ट कब मिलेगा, फिर तीसरा इंटरेस्ट कब मिलेगा, फिर चौथा इंटरेस्ट कब मिलेगा, और 5वां इंटरेस्ट कब मिलेगा, एयर 5 के ऊपर। आ रही है ना मेरी बात में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला इंटरेस्ट मुझे कब मिलेगा, एयर 1 पे मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है कि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर अप्लाई होगा, हर साल। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है
9 लाख रुपए। तो इसका मतलब पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा, आप लोग बोलोगे 9 लाख को मल्टीप्लाई कराओ 10% से, दैट मीन्स 90,000 आई विल रिसीव एज अ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा। अच्छा, फिर सर ईयर 2 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, एंड वी हैव द सेम अप्रोच एज वेल, 90,000 फॉर ईयर 2 एज वेल, एंड सर 90,000 for year 3 as well, and 90,000 for year 4 as well, and last but not the least 90,000 for year 5। टोटल 5 साल में मुझे 5 दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा, और हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे प्यारे बच्चों किसके ऊपर अप्लाई होगा? प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा। इस मेथड का नाम, अगर कोई पूछे भाई ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर क्यों अप्लाई हो रहा है, बोलो सिंपल इंटरेस्ट के मेथड की वजह से हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट के क्यों सर? सिंपल इंटरेस्ट कहता ही आपसे ये है कि हमेशा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर अप्लाई होगा? प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर, एंड वी विल हैव अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर, और हमेशा हमें हर साल क्या मिलेगा? कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा। अगर मैं पूछूं कि हाउ मच इंटरेस्ट डू वी हैव अर्न इन दीज 5 years, 4,50,000, तो टोटल इंटरेस्ट which I have earned over the period of 5 years is 450,000। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उमर हैदर एक 0 ज़्यादा लगा दे मेरे प्यारे बच्चे जज्बात में आकर। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कोई मसला है बेटा मुझे बताओ। अच्छा, कोई देख के बता सकता है मुझे मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या है? मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या बनी? क्या मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या बनी? कोई बताएगा? एक बच्ची ने बता दिया मुझे सही। हाँ भाई, क्या बनी? 1350, ऐसा। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कितनी बन रही है फ्यूचर वैल्यू हमारी? हमारी फ्यूचर वैल्यू कितनी बनी भाई? कोई नहीं बताएगा। आप हैं 13,50,000 सर, कैसे समझ नहीं आ रहा? देखो भाई 90,000 यहाँ मिले, 90,000 यहाँ मिले, फिर 90,000 यहाँ मिले, फिर 90,000 यहाँ मिले, फिर 90,000 यहाँ मिले। टोटल जो हम मेच्योरिटी वैल्यू हमें मिलेगी वो कहाँ मिलेगी बेटा? फ्यूचर वैल्यू AR 5 पे मिलेगी। तो अब तक मैंने कितने जमा कराए थे? 9 लाख रुपए जमा कराए थे। कितने एडिशनल मिल गए? 4.5 लाख मिल गए। तो 9 लाख में 4.5 लाख ऐड करेंगे तो कितने बन गए? 13,50,000। मुझे बताओ, मैंने एक ना फॉर्मूला बना लिया। फॉर्मूला कैसे बनाया? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि फ्यूचर वैल्यू इज द सम ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्या फ्यूचर वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट रिसीव्ड का सम होता है? देखो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अभी मुंह काला हो जाएगा। कैसे? 9 लाख में 4.5 लाख रुपए ऐड करें, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वी हैव अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ 13,50,000। क्या इस फॉर्मूला बनाने से पहले आपने 1350 कैलकुलेट कर लिया था खुद से? है ना? तो मैं यही तो कह रहा था, देखो फॉर्मूला कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसके ऊपर फॉर्मूला बनाना होता है। वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बंदा मरते दम तक ये फॉर्मूला नहीं भूलेगा। है, फॉर्मूला समझ में आ जाए तो बंदा मरते दम तक फॉर्मूला नहीं भूलेगा, वरना अगर रट्टा लगाओगे तो 2 महीने बाद भूल जाएगा, यार क्या फॉर्मूला था, याद ही नहीं है, पता नहीं क्या था। आ रही ना मेरी बात में? सो इसीलिए हमने कहा था कि डे 1 के ऊपर हम क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, क्या और क्यों और कैसे। ठीक है, तो इस चीज़ को मेरे पास जल्दी से नोट करें। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करें, शाबाश। और जिनकी समझ आ गया है वो टनाटन नोट कर लें।
ऑनलाइन वालों किसी को कोई मसला है बेटा, कन्फ्यूजन है किसी को तो बताएं, शाबाश। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत बेसिक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, या ये तो यार ये तो बहुत कोई बच्चों वाली चीज़ है यार, ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, हैं? ऑनेस्टली बताओ, ऐसा किसको लगता है कि मैं कोई बहुत ही बच्चों वाली चीज़ पढ़ा रहा हूँ? आपको एक सीक्रेट बताऊँ, आपको एक सीक्रेट बताऊँ, ये जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, ये जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, एक तो आपके PRC 2 के अंदर आ रहा है, कितने परसेंट? ऑलमोस्ट कोई 24%। मैं नहीं कहूँगा सर क्योंकि मुझे पता है आगे क्या आने वाला है वाह। हाँ, तो PRC 2 के अंदर एक तो 24% आपके पास आएगा। इसके अलावा जब आप कैफ के अंदर आओगे तो कैफ के अंदर एक सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, CMA, ये उसके अंदर भी आएगा। फिर एक सब्जेक्ट इसका नाम है FR1, ये उसके अंदर भी आएगा। फिर एक सब्जेक्ट इसका नाम है FR2, ये उसके अंदर भी आएगा। फिर एक सब्जेक्ट इसका नाम है MFA कैफ 6, उसके अंदर भी आएगा। फिर फाइनल चले जाओ FA FR, उसके अंदर भी आएगा। फिर और फाइनल चले जाओ तो BFD आएगा, उसमें भी आएगा ऐसा। और फिर MSA में भी आएगा। मतलब एक ऐसी चीज जो ICAP आपको कहाँ पढ़ा रहा है? इन द स्टार्ट ऑफ CA, और कहाँ तक जा रहा है? एंड तक। उसके बाद MSA के बाद तो कुछ नहीं है ना भाई, MSA के बाद तो उन्हें क्वालिफाई ही होगा। तो क्या वो कचरा चीज होगी या कोई कोई वर्थफुल चीज होगी? कुछ ना कुछ तो होगा ना। सिंपल इंटरेस्ट ही नहीं चलता रहेगा, समझ लो सिंपल इंटरेस्ट तो 2 दिन की कहानी है, उसके बाद तो दुनिया चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन चीज इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से अभी हम अपने कॉन्सेप्ट को लेते हुए चल रहे हैं, ऐसा है। शाबाश, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। डन बेटा, जुबैर, उमर, तैयबा, डन। आगे मूव कर सकते हैं हम थोड़ा सा। चले भाई, तैयबा का मैसेज नहीं आ रहा है मेरे पास, हो सकता है ऑफलाइन हो गई हूँ या बोर हो गई हूँ तो चली गई होंगी लेक्चर से। एनीवेज, फिर अब मैं एक सवाल, देखो मैंने कराया, एक सवाल आपको दूंगा, खुद कैलकुलेट करना होगा, ठीक हो गया? ठीक है, आ जाओ। कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का नाम बताओ, हैं? बता दो बाबू भैया, आओ अभी निकालते। कोई ये रहा बाबू राम, ये देख कैसा। तो भाई हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बाबू राव, बाकी पूरा नाम नहीं आता मुझे उनका, पता नहीं क्या है। एनीवेज, इतना काफ़ी है। और यहाँ पिक्चर भी लगाते हैं यार थोड़ी सी इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है ना। तो मिस्टर बाबू राव है ये, बाबू राव नहीं बोला यार, बाबू भैया बोले। और भाई ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं एयर 0 पर बैंक, ठीक है। और एयर 0 पर जब बैंक जाते हैं तो बैंक जाके ये डिपॉजिट करवाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि डिपॉजिट अमाउंट को क्या बोलते हैं, वो आपको पता है कि डिपॉजिट अमाउंट को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं एयर 0 भी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कि बाबू भैया बैंक जाते हैं, बैंक जाके डिपॉजिट करवाते हैं 7,50,000 रुपये, ठीक है। बैंक वाले ने बोला ओके।
कितने साल के लिए जमा कराना है? इन्होंने बोला मेरा भाई 10 सालों के लिए जमा कराना है। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। एक काम करो, 10 साल को थोड़ा सा और शॉर्ट कर लो, 7 ईयर्स कर लो, 7 साल के लिए जमा करवाना है। क्या बैंक इन 7 सालों में इंटरेस्ट देगा नहीं देगा? है बेटा? तो बैंक बोलता है सर मैं आपको 10% पर एनम SI दूंगा। क्या मतलब है? 10% PASI का मतलब क्या है? 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है। 10% पर एनम कि मैं हमें आपको पूरे 7 सालों में 10% दूंगा और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से दूंगा। मतलब उसने फॉर्मेट भी बता दिया कि किस फॉर्मेट के हिसाब से इंटरेस्ट में कैलकुलेट करके दूंगा। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फ्यूचर वैल्यू and total interest received over the period of 7 years। क्या आप कैलकुलेट कर लेंगे भाई? है बेटा? शाबाश, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। प्रॉपर वर्किंग मुझे चाहिए जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को सिखाई थी। शाबाश। जुबैर, तैयबा, उमर, शाबाश बेटा, जल्दी से सॉल्व करें प्रॉपर वर्किंग के साथ और मुझे बताएं कि क्या सीन है। ओके उमर, जी प्यारे बच्चों, जुबैर साहब का भी आंसर आ गया है, उमर का भी आ गया है, तैयबा का आंसर नहीं आया है, सॉल्व कर रही होंगी। आज तो गर्मी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हैं? बारह बजे 12:75। अच्छा, उमर भी 12:75 कह रहे हैं, जुबैर साहब 13:75 कह रहे हैं। हाँ, अब देखते हैं कि तैयबा साहिबा क्या कहती हैं। डन, मैं कर रहा हूँ। चलो मैं करवाता हूँ। आपने किया बेटा?
12 और 53,500। चलो आओ, ओके आओ करते हैं। जुबैर साहब का भी आ गया करेक्ट कि 1275। चलो आओ सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, अगर हम इनका सॉल्यूशन करें, मुझे बताओ सबसे पहले हम टाइमलाइन बनाते हैं। एयर 0 पर इस बंदे ने डिपॉजिट करवाया है और एयर 7 पे जाकर इनको अमाउंट मिलेगा। डिपॉजिट अमाउंट है 7,50,000 रुपये और हम इंटरेस्ट का अमाउंट लिखते हैं यहाँ पर रेट नीचे पर एनम SI सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब बीच में एयर 1 भी आएगा, एयर 2 भी आएगा, एयर 3 भी आएगा, एयर 4 भी आएगा, एयर 5 भी आएगा एंड एयर 6 भी आएगा। देखो बेटा, सबका फोकस होना चाहिए इधर। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, बहुत फोकस हो सबका, बहुत फोकस हो, ठीक है ना। अब देखो इधर, अगर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के अंदर हमें एयर 1 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा और चूँकि सिंपल इंटरेस्ट है तो 7,50,000 को हम 10% से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम 75,000। ऐसा एयर 1 पे 75,000 इंटरेस्ट मिलेगा। एयर 2 पर भी सेम रिपीट होगा, होगा नहीं होगा बेटा? एयर 3 पर भी सेम रिपीट होगा, एयर 4 पर भी सेम रिपीट होगा, एयर 5 पर भी सेम रिपीट होगा, एयर 6 पर भी सेम ही रिपीट होगा एंड एयर 7 जो हमारा आखिरी साल है उस पर भी क्या होगा? सेम रिपीट होगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला मुझे? हाँ भाई, 5,25,000 रुपये इंटरेस्ट मुझे मिला है। लेकिन मुझे एक बात बताओ ना, इस तरीके से मैंने किया है टोटल 7 सालों के ऊपर, बहुत लंबा टाइम लगा है? बारी बारी रिपीट, बारी बारी रिपीट, बारी बारी रिपीट। तो आजकल की लैंग्वेज में उसको ख्वारी ज़्यादा है? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? अगर मैं इसको वर्किंग 1 बोलूँ, इधर सुनना बात को ज़रा, बहुत गौर से बात कर रहा हूँ बेटा, सबका फोकस इधर हो। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि सर अगर इंटरेस्ट निकालना ही है आपको तो आप ऐसा करें कि 7,50,000 को 10 से मल्टीप्लाई कराएं? कितना आएगा? 75,000 आएगा। और कितने सालों का चाहिए? 7 सालों का चाहिए, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करा दें, 5,25,000 आ जाएगा। एक ही लाइन में आ गया आंसर। क्यों इतनी लंबी करें? बार 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 लिख के चले जाए, है ना। अच्छा, एक बात को याद रखिएगा, एक बात को याद रखिएगा, जब हम टाइमलाइन डिस्कस कर रहे थे तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों के डिपॉजिट के अमाउंट जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, ठीक है। P से हम क्या बनाते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू, R से रेट ऑफ इंटरेस्ट, I से अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, S से फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। सो मुझे एक बात ये बताओ, तो क्या हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते वर्किंग 2 में? शॉर्ट हो गई ना वर्किंग 1 वर्किंग 2 में, कितना फर्क है? और सर अगर हम एक और वर्किंग करें फिर क्या हम ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते कि सर इंटरेस्ट निकालें कि भाई बोलो 7,50,000, वहीं कैलकुलेटर में 10 से मल्टीप्लाई करो और वहीं कैलकुलेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही साथ मल्टीप्लाई कर देना। हम 75,000 रुपये निकाल के भी क्यों करें? हैं? ऐसा भी तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? चेक करो, ऐसा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा? चेक करो, करके चेक करो कि 7.5 लाख को
10 से मल्टीप्लाई करें और फिर वहीं 7 से मल्टीप्लाई कर दें। है आ रहा है 5,25,000 रुपये आ रहा है। हाँ बच्चों बताओ जरा, शाबाश जल्दी से, क्या 5,25,000 रुपये आ रहा है नहीं आ रहा? एस मीन्स फ्यूचर वैल्यू। हाँ भाई 5,25,000 बना। तैयबा, उमर और वो कौन सा दूसरा बच्चा था, जुबैर, क्या 5,25,000 रुपये आ रहे हैं? यस सर बिल्कुल आ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ ना, ये तो हमने फॉर्मूला बना लिया, कैसे? ये देखो, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू को क्या बोलते हैं? 10% को क्या है? रेट। और 7 क्या है? टाइम, है ना? टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऐसे नहीं लिख दूं कि I इज इक्वल्स टू PRT? है क्या हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं? I इज इक्वल्स टू PRT के प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ऐसा है या नहीं है बेटा? तो अब आपको 10 सालों का निकालना हो, 100 सालों का निकालना हो, 500 साल के लिए इंटरेस्ट निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट में I इज इक्वल्स टू PRT क्या करेगा? आपको टोटल इंटरेस्ट बता देगा कि सर टोटल इंटरेस्ट कितने सालों का है। अच्छा ये इंटरेस्ट कोई रट्टा, ये फॉर्मूला कोई रट्टा मारने की चीज़ है या जो वर्किंग थी उसी को सिर्फ कंसाइज किया तो फॉर्मूला बन गया है बेटा? ये फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत है या जो वर्किंग थी सर हमने सिर्फ उसी को कंसाइज किया है, श्रिंक किया है, तो फॉर्मूला खुद ब खुद बन गया, है ना? कोई हवा में नहीं बनाया कि यार ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, वहां से वहां चले जाओ, वहां से क्यूब रूट लगाओ, वहां से अंडर रूट लगाओ, फिर जाके फॉर्मूला बनेगा। कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सिंपल वर्किंग को हमने कंसाइज किया तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा तो I इज इक्वल्स टू PRT से आप काम चला सकते हैं। आ रही बेटा बात समझ में? अच्छा अब हमें ऑब्जेक्टिव क्या था? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने निकाल लिया, फ्यूचर वैल्यू भी निकालनी थी ना। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ कि यहाँ मुझे 75K मिले, यहाँ भी 75K मिले, और मुझे फ्यूचर वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। अच्छा फ्यूचर वैल्यू के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था ऊपर, याद है? क्या था? प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? प्रिंसिपल वैल्यू को P से, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को I से। तो प्रिंसिपल वैल्यू मैंने कितनी जमा कराई थी बेटा? 7 लाख। इंटरेस्ट टोटल कितना मिला? 5,25,000 रुपये। तो इसका मतलब मेरी फ्यूचर वैल्यू कितनी हो गई? 12,75,000। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप क्या नहीं आ रही बेटा? सो अभी हमने सिर्फ 2 फॉर्मूले बनाना सीखे, एक I इज इक्वल्स टू PRT जो कि टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, और एक S इज इक्वल्स टू P प्लस I। ये ऊपर अभी हमने बनाया था, हमने अभी नया कुछ नहीं लिखा। फ्यूचर वैल्यू को हमने S से डिनोट किया, प्रिंसिपल वैल्यू को P से डिनोट किया, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को हमने I से डिनोट किया है, ठीक है ना? S इज इक्वल्स टू P प्लस I, ठीक है? तो ज़रा ये वर्किंग वाली जो मैंने श्रिंक वाली वर्किंग करी है इसको अपने बाद नोट डाउन कर लो, शाबाश। और ये फॉर्मूलाज भी नोट डाउन कर लो। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, शाबाश बेटा। तैयबा, जुबैर, उमर, मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है आपको कहानी? फॉर्मूला की ड्राफ्टिंग, फॉर्मूला की मेकिंग समझ में आ रही है कि फॉर्मूला किस तरीके से बनता है और किस तरीके से हमने बनाया है? चलो वेरी गुड, ज़बरदस्त।
मैं ये PDF ऐसे भी ग्रुप पे डाल दूंगा जुबैर बेटा, ये मैं PDF ना अभी ग्रुप पर पोस्ट भी कर दूंगा, एज इट इज़ वर्किंग ये ग्रुप पर आ जाएगी आपके पास अभी हाथ के हाथ क्लास के एंड पर ही। चला बेटा, अभी ये वाली PDF बना के ना जुलाई बैच वाला जो ग्रुप है उस पर डाल देना है आपने, ठीक है, क्लास के एंड पे। चलें आगे मूव करें बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर हम लोन लेते हैं लोन, तो लोन के केस में भी इंटरेस्ट देना होता है या नहीं देना होता? देना होता है ना इंटरेस्ट, देना तो नहीं होता ना। डिपॉजिट करूंगा तो इंटरेस्ट लूंगा, और अगर लोन लूंगा तो इंटरेस्ट दूंगा। तो एक और सिनेरियो लिखते हैं, सिनेरियो नंबर 2। अब उसमें हम एक और बंदा ढूंढ कर लेके आते हैं। मिस्टर जेठालाल, और अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, पहले पिक्चर लगा देते हैं इनकी एक। जी बल्लू क्या कुछ मसला है? बच्चा अच्छी नहीं है? अच्छा तो भाई इस बंदे ने क्या किया, ये बंदा बैंक जाता है और बैंक से जाके लोन ले लेता है। कितने लाख रुपए का? मिसाल के तौर के ऊपर 4.5 लाख रुपए का इसने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। बैंक वाले ने बोला सर कितने साल के लिए लोन चाहिए? इसने बोला मुझे 6 ईयर्स के लिए लोन चाहिए। कितने सालों के लिए? 6 सालों के लिए लोन चाहिए। अब लोन अब्बू का बैंक थोड़ी है जो ये 4.5 लाख वापस लेगा, बैंक इंटरेस्ट भी तो लेगा, हैं। बैंक ने बोला सर हम आपसे 9.5% PASI लेंगे। अब समझ में आया PASI का मतलब क्या है? बोलो। साल में एक दफ़ा 9.5% चार्ज करेंगे, और किस फॉर्मेट के हिसाब से लेंगे? सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। कैलकुलेशन कर लेंगे ना, इंटरेस्ट निकाल लेंगे ना। अच्छा इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा या पेड होगा? सो इंटरेस्ट पेड आप लोगों ने निकालना है, और आपने फ्यूचर वैल्यू भी आपने निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है? फुल एंड फाइनल पेमेंट, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोन लेते हैं और जब हमें लोन वापस करना होता है, जो हमने डेट लिया होता है, जो लोन का अमाउंट लिया था हमने वो भी देना होता है, और जो हम पे इंटरेस्ट लगा होता है हमने वो भी देना होता है। और दोनों को देने के लिए हम क्या बोलेंगे कि फुल एंड फाइनल पेमेंट। तो ज़रा दोनों चीज़ें आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ, फिर हम इसको आगे देखते हैं क्या सीन है। PSI का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे तैयबा कि पर एनम। PA का मतलब है पर एनम, साल में एक दफ़ा मिलेगा, और SI का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, कि आपको 9.5% हर साल देना है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, जो फॉर्मेट हम अभी पढ़ रहे हैं। सही है।
चले आगे बढ़े, किया सॉल्व? चलो आओ, देखो अगर हम इसकी टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले तो एयर जीरो पर इसने लोन लिया होगा और बेटा एयर 6 पे जाके इसका लोन क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, ठीक है, जो इसने यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू पे करनी है। लोन कितने का लिया है, 4.5 लाख रुपए का लिया है, कितने परसेंट के ऊपर, 9.5% PASI मतलब सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, I इज इक्वल्स टू PRT। क्या फॉर्मूले की बैकग्राउंड लॉजिक तुम लोगों को पता है कि किस तरीके से बना फॉर्मूला? डायरेक्ट नहीं बनाया कि भाई फॉर्मूला लगाओ I इज इक्वल्स टू PRT डायरेक्ट आ जाएगा, तो फॉर्मूले की लॉजिक पता है, बिल्कुल पता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 4.5 लाख है, परसेंटेज कितनी है, रेट कितना है, 9.5% है, कितने सालों के लिए निकालना है, 6 सालों के लिए निकालना है। तो ज़रा मुझे प्यारे बच्चों बताना ज़रा आई कितना बनता है बेटा, 256,500 ऐसा। तो ये टोटल इंटरेस्ट आ गया पेड। और अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो वी विल राइट फॉर्मूला एस इज इक्वल टू P प्लस आई। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी 4.5 लाख है और हमने 256,500 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करना है और टोटल जो हमें पे करना है कितना बनता है, 7,06,500 is required to pay as a future value to clear the debt at the end of 6 years। क्या ये मेरी बात समझ में आती है ऑनलाइन स्टूडेंट सबके या फिजिकल वालों के भी है बेटा? किसी को कुछ नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तैयबा, जुबैर, उमर क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ। बल्कि तुम्हारा नाम क्या बोलिए? मानू, ओके। ठीक है भाई, आ जाओ थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूं सवाल को, हैं? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करें भाई। मिसाल के तौर के ऊपर हमारी क्लास में तला नाम का बच्चा बैठा हुआ, मैंने इसको पैसे देने हैं 5,000 रुपये। मैंने इसको कितने देने, 5,000 रुपये देने, और इसने मुझे देने 6,000 रुपये। इसने मुझे कितने देने, तो या तो मैं इसको पहले 5, अच्छा दोनों ने सेम डे के ऊपर ही अमाउंट सेटल करना है भाई, आज की तारीख फिक्स हुई है अमाउंट सेटल करने की, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको 5,000 दूंगा, फिर से 6,000 लूंगा, ऐसे करूंगा। ये डायरेक्ट मुझे 1,000 रुपये देगा और बात खत्म करेगा, बोलेगा 5,000 थे वो रख ले भाई अपने पास ही। ऐसे है ना, 1,000 रुपीज जो एडिशनल बनते हैं ये वो मुझे दे देगा, अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। ऐसा है या नहीं है? लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब दोनों की सेटलमेंट डेट सेम हो। अगर मैंने आज इसको देने 5,000 रुपये और इसने मुझे देने अगले महीने, तो फिर ऐसा थोड़ी होगा। फिर मैं आज इसको 5,000 रुपये दे दूंगा, फिर ये नेक्स्ट मंथ आके मुझे 6,000 रुपये देगा। आ रही ना मेरी बात समझ? तो इसी सिनेरियो को कंसिडर करते हुए मैं एक बेसिक सा सवाल तुम लोगों के सामने लिखता हूँ और उसको सॉल्व करके मुझे बताना, बड़ा मजा आएगा सवाल में, ठीक है ना? ओके, कोई फनी सा नाम बताओ भाई, चलो ताकि उस नाम पे रख देता हूँ। एंड आर सिनेरियो नंबर 3, हाँ क्या बोला नाम? कमांडर सेफ गार्ड करने बहुत नाम होता है। अबे दया जेठालाल लिख देते हैं ना, दया को लेके आते हैं मार्केट में। दया टप्पू के पापा।
ठीक है ना। चल जा भाई। अबे क्या है ये? जेठालाल उसमें ही आ जाएगा यार, ये आ गया ना। कौन है भाई, उसको बोल दो यार थोड़ा सा रुक जाओ। अबे ये था, ये बच्चा टाइड है। नहीं है कोई पिक्चर है? ये कैसी पिक्चर है? चलो खैर। पिक्चर तो टाइट है वैसे है। अच्छा तो सीन ये है भाई कि इन्होंने 2001 में बैंक में जाके डिपॉजिट करवाया था। कब? 2001 में। और डिपॉजिट करवाया हुआ जो अमाउंट है वो है 2 लाख रुपये या 6 लाख रुपए का। चलो ठीक है, 6 लाख रुपए का अमाउंट इन्होंने डिपॉजिट करवाया था 2001 के अंदर। और जो रेट है बैंक वालों ने कहा था ठीक है सर, हम आपको 11.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। और टोटल टाइम जो था इनके पास वो 8 ईयर्स का था। फिर इन्होंने क्या किया, ऑन द सेम बैंक ये गई 2003 में और उस बैंक से जाके ले लिया लोन। और लोन का जो अमाउंट है वो पड़ा 6,40,000 रुपये। एक तो जगह डिपॉजिट करवाया 2001 में जाके, वो तो चलता रहा ना 11.5% के हिसाब से 8 सालों के ऊपर वो चलता रहेगा हिसाब किताब। लेकिन जो 2003 में इन्होंने लोन लिया है 6,40,000 रुपये का, उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट लगेगा। हाँ सर, अब पे करना है 12% पर एनम SI। और टोटल जो इनको यहाँ पे टाइम दिया है वो दिया है 6 ईयर्स का। तो आपको जो रिक्वायर्ड है वो ये रिक्वायर्ड ही यही है कि कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड और paid at the end of 2009 कि 2009 पर दोनों का टर्म 2009 पे ख़त्म हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी 2009 पे ख़त्म हो रही है और लोन का अमाउंट भी 2009 पे आके ख़त्म हो रहा है। तो 9 पे आके अगर अकाउंट हम सेटल करने की कोशिश करें तो कौन किसको कितने पैसे देगा? दया को पैसे रिसीव होंगे या दया ने पैसे देने हैं?
बिल्कुल डाल सकते हैं तैयार। शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज दबाएंगे तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा। शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट का साइन दबाएं, ब्रैकेट क्लोज का साइन दबाएं, की दबाएं, आपके पास जो है ना परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। हैदर कह रहे हैं, उमर हैदर कि टू बी रिसीव्ड आएगा। और को बोला 10 मिनट रुको भाई इसको। एडमिन में कोई है देखो ना। ओके अगर हम डिपॉजिट वाला सिनेरियो देखते हैं बेटा, अगर हम डिपॉजिट वाला सिनेरियो देखते हैं, मुझे बताओ डिपॉजिट पे इंटरेस्ट के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं आई इज इक्वल टू पी आर टी, ठीक है, तो मेरा डिपॉजिट का अमाउंट कितना था 6 लाख रुपए का, ऐसा ही है, और डिपॉजिट का रेट कितना था 11.5%, कितना टाइम था 8 सालों का, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना, हाँ भाई टोटल कितना इंटरेस्ट बना 11,52,000 11,52,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट बना था, ऐसा ही है। अच्छा, और फ्यूचर वैल्यू अगर हम निकालते हैं ताकि हमें ये पता चले कि बैंक हमें 2009 पे कितने पे करेगा, तो आप बोलेंगे सर कि 6 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट था, 11,52,000 बन रहा है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का अमाउंट 11,52,000 बन रहा है, या टोटल फ्यूचर वैल्यू तुमने 11,52 बताई है? नहीं ना, इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ ना बेटा। नहीं ना, ऐसे नहीं 552,000 ओके, और इंटरेस्ट अगर 552,000 ऐड कर दो तो टोटल हमने जो फ्यूचर वैल्यू हमें रिसीव होनी है वो होगी 11,52,000, ऐसा ही। ये टू बी रिसीव्ड है। अब बात आती है लोन वाले केस में। अब अगर लोन वाला हम केस देखते हैं तो लोन वाले केस में भी इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सेम ही, आई इक्वल्स टू पी आर टी। प्रिंसिपल वैल्यू हमने कितनी ली थी 6,40,000 रुपये, 12% का रेट था, और टोटल कितने सालों के लिए था 6 सालों के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना था बेटा है 768 नहीं ना 4,60,800, ऐसा है भाई, करके सको तला। और अगर हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं
11,00,800 मतलब 11,08,000 रुपये हमने क्या करने टू बी पेड है। तो भाई रिसीव होने वाला अमाउंट बड़ा है या पे होने वाला अमाउंट बड़ा है? डिफरेंस देखते हैं, रिसीव्ड माइनस पेड। तो रिसीव हो गया 11,52,000 माइनस 11,100,800। तो डिफरेंस हमारे पास आया अमाउंट टू बी रिसीव कितना 51,200 अमाउंट टू बी रिसीव्ड है। टू बी रिसीव्ड बाय बैंक आफ्टर सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट होने पर हमें कितने पैसे मिलेंगे 51,200 रुपीज़ मिलेंगे, ऐसा। ठीक है बेटा जी, मालूम क्या मसला हुआ? कैसे हो सकता है? 12% है, 12% का मतलब है 0.12। 12 के साथ परसेंटेज डाली आपने? हाँ तो 7 लाख नहीं आ रहा, 76,000 आ रहा है। चेक करो 5 तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 6 भी तो किया है। अब उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करो वहीं पर ही। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा सबको क्लियर है कहानी आज की? चलें बस फिर आज की हम डिस्कशन अपनी यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। अब कल तो अपनी क्लास नहीं है, ठीक है। वेडनेसडे को मैं क्लास रखूँगा और वेडनेसडे को रखता हूँ अकाउंटिंग वाली क्लास, ठीक है, ताकि अकाउंटिंग की भी एक आपकी डेमो क्लास हो जाए। कल इकोनॉमिक्स है, मुझे नहीं पता इकोनॉमिक्स है या नहीं है, वो तो अभी शेड्यूल आ जाएगा तो पता चल जाएगा ना आप लोगों को। जी जुबैर, उमर PDF भिजवा रहा हूँ बेटा ग्रुप पर। क्या है अपलोड होगी यूट्यूब पर? बिल्कुल अपलोड होगा, ज़्यादा लेक्चर यूट्यूब के ऊपर। जब तक डेमो क्लासेस चल रही हैं लिंक भी ग्रुप पे आते रहेंगे और लेक्चर भी यूट्यूब पे अपलोड होते रहेंगे। जैसी डेमो क्लासेस ऑफ होंगी तो फिर लेक्चर्स के लिंक आपको जो है यूट्यूब के ऊपर वो ग्रुप पे नहीं आएंगे, पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होंगे। और लेक्चर्स भी यूट्यूब पर नहीं आएंगे, पोर्टल के ऊपर मिलेंगे आपको, ठीक है। डेमो कब तो है, कब तक है? हाँ डेमो कब तक है? डेमो होगा इस वीक के एंड तक, फ्राइडे सैटरडे तक, सैटरडे तक होगा डेमो क्लासेस, ठीक है। डेमो क्लासेस इसीलिए ऑफर की जाती है ताकि आप लोग टीचर से देख लो, समझ लो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है नहीं हो रही, मज़ा और आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ाई के अंदर। तो उसके बाद जो है ना आप फिर फीस पेड बच्चे को एंटरटेनमेंट मिलेगी, ठीक है। चलो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह वेडनेसडे को मुलाकात करते हैं। टाइम स्लॉट अपना फिक्स ही है 3 से 4:30, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। चला बेटा ये भेज दो उसको ना।